नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल इनक्रेडिबल स्टडी विद आरपी में। और अभी तक हम लोगों ने पहले मौर्य एम्पायर के बारे में पढ़ा था। मौर्य एम्पायर के बारे में मैं 2 वीडियोज़ अपलोड कर चुका हूं, पार्ट 1 पार्ट 2। अगर आपने नहीं देखा तो जाकर आप उसमें देख सकते हैं, जिसमें से पहले पार्ट में हम लोगों ने सीखा था कि मौर्य एम्पायर की स्थापना कैसे होती है, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ मौर्य एम्पायर के बारे में सीखा था, जिसमें हम लोगों ने जाना था कि चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक की कुछ चीज़ों के बारे में जाना था। ठीक है, इन तीनों शासकों के बारे में जाना था। और अगले वीडियो में जो हमने जाना था वो हमने ये देखा था कि अशोक के जो प्रमुख शिलालेख रहते हैं उनमें किस शिलालेख में किसका वर्णन किया गया है, उसके जो मेनली इंस्क्रिप्शंस रहते हैं उनके बारे में हम लोगों ने जाना था। ठीक है, जैसे 13वें शिलालेख से कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है, इसी तरह से उसके जितने भी शिलालेख थे उनकी जानकारी हमने दी थी। ठीक है, आज के वीडियो में हम उसी के आगे पढ़ेंगे कि आपको पता है कि अशोक ने सबसे ज़्यादा काम मौर्य एम्पायर पर किया था। और उसने कलिंग युद्ध लड़ने के बाद जब से उसने ये बौद्ध धर्म को अपना लिया था, तो बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए उसने कई सारे काम किए। ठीक, उसमें कौन कौन से काम किए वो सारी चीज़ें हमने देखी थी। उसने स्तंभ लेखों का निर्माण कराया, गुहा लेखों का निर्माण कराया, अभिलेखों का निर्माण कराया, साथ में ब्राह्मी, खरोष्ठी, अरमाइक और ग्रीक लिपि का भी प्रयोग किया, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि उसके ब्राह्मी के जो अवशेष मिलते हैं तो वो हमें भारत से मिलते हैं। साथ में और हमने देखा था कि जो ग्रीक और अरमाइक लिपि का जो प्रयोग था उसके जो साक्ष्य हमको मिलते हैं, एविडेंसेस हमें मिलते हैं, वो हमें दोस्तों अफ़गानिस्तान से मिलते हैं। ठीक है, और इसके बाद जो एक बचा आपका खरोष्ठी के जो हमें साक्ष्य मिलते हैं वो दोस्तों हमें मिलते हैं पाकिस्तान से। ठीक, और इसी तरह से हम और भी कई तथ्यों के बारे में इसमें जानकारी करेंगे कि जैसे उसके शिलालेख कितने हैं, तो टोटल शिलालेख कितने हैं, गुहा लेख कितने हैं, स्तंभ लेख कितने हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले देख लेते हैं कि ये मौर्य काल का पार्ट 3 का वीडियो। ठीक है, पार्ट 3 है ये, पार्ट 3 मौर्य एम्पायर। ठीक, इसके बाद देखते हैं दोस्तों, जैसे कि अशोक ने 10वें लेख में बोध गया की यात्रा की थी, 12वें में निगाल सागर की और 20वें वर्ष में लुम्बिनी यात्रा की थी। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखिएगा कि अशोक ने 10वें वर्ष कहाँ की यात्रा की थी। 10वें वर्ष बोध गया की यात्रा करी थी, 12वें वर्ष, इसके बाद 12वें वर्ष यात्रा करता है, फिर इसके बाद 20वें वर्ष यात्रा करता है। तो 12वें वर्ष में दोस्तों निगाली सागर की यात्रा करता है, फिर इसके बाद 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा करता है। ठीक है, अब इसका आप ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा क्योंकि होता क्या है, कभी कभी पूछ लेता है, कई सारे आपको स्टेटमेंट दे देगा या कई सारे मतलब ऑप्शन में दे देगा आपको कि उसके सबसे पहले कहाँ की यात्रा करी थी, फिर इसके बाद कहाँ की यात्रा करी थी, तीसरे नंबर पे कहाँ की यात्रा करी थी। तो इसको आप याद रखने के लिए थोड़ा सा आप याद कर सकते हैं, BNL। ठीक है, जैसे दोस्तों BSNL होता है तो BSNL ना याद करके BNL करके याद कर लीजिएगा। इससे B से बोध गया, फिर निगाली सागर, फिर लुम्बिनी। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखने में हेल्प करेगा। ठीक है, इसके बाद हमने इसके पहले वीडियो में भी देखा था कि अशोक ने जो है आजीविकों हेतु 4 गुफाएं का निर्माण कराया था। 4 गुफाएं कहाँ पर, बराबर की पहाड़ियों पर निर्माण करवाया था। ठीक है, और इन गुफाओं का नाम था कर्ज, चौपार, सुदामा, विश्व झोपड़ी। ठीक, और इसका वर्णन हमें कहाँ मिलता है दोस्तों, तो इसका वर्णन दोस्तों हमें 7वें स्तंभ लेख में मिलता है। ठीक है, 7वें स्तंभ लेख से यानी पिलर इंस्क्रिप्शन से हमें जानकारी मिलती है, 7th पिलर इंस्क्रिप्शन से जानकारी मिलती है कि अशोक ने जो है आजीविकों के लिए 4 गुफाओं का निर्माण किया था। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे दोस्तों, मक्खली पुत्र गोसाल थे। ये मैंने आपको पहले ही बताया था, आप इसको याद रखिएगा, पूछा जाता है आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, तो मक्खली पुत्र गोसाल थे। ठीक है, इसके बाद 4 जो गुफाएं बताई, कौन कौन सी गुफाएं हो गई, कर्ज हो गई, चौपार हो गई, विश्व झोपड़ी हो गई, और एक आपकी सुदामा हो गई। ठीक है, कर्ज, चौपार, विश्व झोपड़ी, सुदामा। तो ये आप याद रखिएगा। अच्छा, ये भी पूछ सकता है कि ये गुफाओं कहाँ पर निर्माण कराया गया था, तो इन गुफाओं का निर्माण दोस्तों बराबर की पहाड़ियों पर कराया गया था। बराबर की पहाड़ियाँ आपको साउथ साइड में मिलेंगी, दक्षिण भारत में आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है,
और ये क्वेश्चन थोड़ा इम्पोर्टेंट है, आप इसको जरूर ध्यान रखिएगा कि इन चारों गुफाओं का वर्णन हमें कहाँ से मिलता है। तो 7वें स्तंभ लेख यानी पिलर इंस्क्रिप्शन से हमें जानकारी मिलती है। ये महेंद्र संघमित्रा को इन्होंने श्रीलंका भेजा था। तो अशोक ने जो है दोस्तों, अशोक के पुत्र का नाम था महेंद्र और पुत्री का नाम था संघमित्रा। तो अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। किस चीज़ के लिए? तो बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए इन्होंने अपने बेटे और बेटी को श्रीलंका भेजा हुआ था। ठीक, और हमें एक चीज़ की जानकारी मिलती है, 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था। तो 84,000 स्तूपों का निर्माण किसने कराया था दोस्तों? अशोक ने करवाया था। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और ये चीज़ मैंने आपको पहले बताई थी कि सबसे पहले अगर शिलालेखों का प्रचलन की बात करें, शिलालेख बोले तो इंस्क्रिप्शंस का अगर वर्णन कहीं पर मिलता है तो सर्वप्रथम सबसे पहले अशोक ने ही इसका प्रारंभ किया था। ठीक है, शिलालेखों का प्रचलन। और इन्होंने जो शिलालेख लिखे हैं कौन कौन सी भाषाओं में लिखे हैं? तो ब्राह्मी, खरोष्टी, अरमाइक और ग्रीक लिपि का प्रयोग करते हुए इन्होंने शिलालेखों को लिखा हुआ है, यानी कि शिलालेखों में इन चारों भाषाओं का वर्णन किया हुआ है। ब्राह्मी के मैंने बता दिया, ब्राह्मी आपका जो है भारत हो गया। खरोष्टी का मैंने बताया पाकिस्तान। अरमाइक और ग्रीक लिपि दोस्तों ये अफगानिस्तान से इसके हमें एविडेंसेस मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं कि 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने सर्वप्रथम पढ़ा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि अशोक के अभिलेखों को, अशोक के इंस्क्रिप्शंस को सबसे पहले किसने पढ़ा था? तो वो थे 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। ठीक है, 1837 में। अच्छा आप बताइए 1837 में, 1937 में क्या हुआ था? 1937 में दोस्तों वर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था। 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बना था उससे वर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था 1937 का। मैंने इसलिए ये बताया क्योंकि यहाँ पे 1837 है, 1837 यहाँ पे है और यहाँ पर है दोस्तों 1937, यानी 100 साल बाद। थोड़ा सा घटनाओं को आप मिलाकर पढ़ेंगे, थोड़ा दिमाग में बैठाने की कोशिश करेंगे कि यार 1937 में वर्मा को भारत से अलग किया गया था, इसके ठीक 100 साल पहले जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था। ठीक है, अब इसके बाद कुछ चीज़ें जान लेते हैं कि अशोक के समय में जो उसके प्रांत थे और राजधानियाँ कौन कौन सी थी। तो पहले मैं आपको बता दूं कि अशोक ने जो है पूरे सिस्टम को जो है पूरा, यानी कि अपना जो भी साम्राज्य था उसको 5 प्रांतों में बांटा हुआ था। 5 प्रांतों में उनकी राजधानियाँ कौन कौन सी थी, 5 प्रांतों की, ये भी हमारे लिए ज़रूरी रहेगी। तो ये भी देख लेते हैं। देखिए, मौर्य प्रांत, उत्तरापर्थ की राजधानी थी दोस्तों तक्षशिला, अवंती की राजधानी थी उज्जैनी, कलिंग की राजधानी थी तोसली। ये मैंने पहले भी आपको बताया था जब कलिंग का युद्ध का हम लोगों ने पढ़ा था कि 261 BC में जब अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था तो वहाँ की जो राजधानी थी तोसली पर अशोक ने कब्जा कर लिया था। तो कलिंग की राजधानी क्या हो गई? तोसली हो गई। उत्तरापर्थ की दोस्तों तक्षशिला हो गई। उत्तरापर्थ की राजधानी तक्षशिला, अवंती की राजधानी उज्जैनी, दक्षिणापर्थ की स्वर्णगिरी। ठीक है, उत्तरापर्थ की तक्षशिला, अवंती की उज्जैनी, कलिंग की तोसली और दक्षिणापर्थ की स्वर्णगिरी। ठीक, स्वर्णगिरी कहाँ पर पड़ता है दोस्तों? कर्नाटक में पड़ता है। ठीक है, प्रासी पूर्वी प्रांत की दोस्तों क्या थी? पाटलिपुत्र थी। और उस समय मौर्य एम्पायर में बहुत बड़ा भाग जो है, आज आप कह सकते हो कि बहुत बड़ा भाग था मौर्य एम्पायर में, उसको चलाने के लिए इनको 5 प्रांतों में बांट दिया गया था। तो उनकी आप राजधानी भी याद रखिएगा। इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं कि अशोक के स्तंभ लेख जो हैं, अशोक के कितने स्तंभ लेख हैं। तो मैंने बताया अशोक के दोस्तों शिलालेख टोटल 14 हैं और जो पिलर इंस्क्रिप्शन हैं यानी स्तंभ लेख हैं उनकी संख्या 7 है। तो 7 के बारे में यहाँ पर हम लोग जानकारी कर लेते हैं कि 7 कौन कौन से थे। तो पहला है प्रयाग। तो प्रयाग स्तंभ लेख में क्या क्या जानकारी मिलती है दोस्तों? पहले यह कौशाम्बी में स्थित था। प्रयाग स्तंभ लेख पहले कौशाम्बी में स्थित था, बाद में जो है इसको अकबर ने यहाँ से मूव करा के ले गया था। कहाँ पे? इलाहाबाद किले में। तो इलाहाबाद किले में आपसे पेपर में पूछा जा सकता है कि किस अभिलेख को
या किस स्तंभ लेख को कह सकते हो कि अकबर ने कौशाम्बी से इलाहाबाद स्थानांतरित किया था? तो ये प्रयाग स्तंभ लेख था। ठीक है। इसके बाद दूसरा है दिल्ली टोपरा। तो दिल्ली टोपरा ये फिरोज शाह तुगलक ने टोपरा से दिल्ली लाया था। तो अशोक का जो दूसरा स्तंभ लेख था कौन सा? दिल्ली टोपरा। तो टोपरा से दिल्ली ले गया था, कौन ले गया था? तो फिरोज शाह तुगलक ले गया था। इसके बाद बात करते हैं दिल्ली मेरठ। तो दिल्ली मेरठ, इसमें भी आप याद रखिएगा कि फिरोज शाह तुगलक जो है मेरठ से दिल्ली लाया था। ठीक है। दिल्ली राजधानी रखते थे, इसलिए क्या करते थे, जो भी इनको स्तंभ लेख मिलते थे उनको ये लोग क्या करते थे कि वहाँ से उठाकर, अब यहाँ से जैसे मेरठ में था तो मेरठ से ले गए कहाँ पे? दिल्ली पर ले गए दोस्तों। ठीक है। इसके बाद दिल्ली मेरठ वाला हो गया। फिर रामपुरवा अभिलेख। तो रामपुरवा दोस्तों ये चंपारण बिहार में स्थापित है। रामपुरवा अभिलेख कहाँ पे है? चंपारण बिहार में है। और 1872 में जो है इसकी खोज कार्लाइल महोदय ने की थी। ठीक है। कार्लाइल महोदय ने रामपुरवा अभिलेख की खोज की थी। तो कौन कौन से हमने पढ़ लिए? 4 पढ़ लिए। ठीक है। पहला क्या पढ़ लिया? प्रयाग स्तंभ लेख। दूसरा हमने पढ़ लिया आपका दिल्ली टोपरा। और तीसरा हो गया दिल्ली मेरठ। और चौथा हो गया रामपुरवा अभिलेख। रामपुरवा आपका कहाँ है? बिहार में है। ठीक। इसके बाद पांचवा हम लोग पढ़ लेते हैं लौरिया अरेराज। लौरिया अरेराज ये भी दोस्तों चंपारण में ही है ये अभिलेख। इसके बाद है लौरिया नंदनगढ़। तो लौरिया नंदनगढ़ भी आपका चंपारण में है। तो आप ध्यान दीजिएगा, तो चंपारण में कितने हो जाएंगे? एक आपका ये लौरिया हो जाएगा, लौरिया अरेराज, और लौरिया आपका ये नंदनगढ़ हो जाएगा, और तीसरा आपका रामपुरवा। तो रामपुरवा, लौरिया नंदनगढ़, लौरिया अरेराज, ये आपके कहाँ पर हो गए? ये आपके दोस्तों चंपारण यानी बिहार में हो गए। और दिल्ली टोपरा, दिल्ली मेरठ, आप ये दोनों दिल्ली में हो गए। ठीक। प्रयाग वाला आपका वर्तमान में कह सकते हो कि ये आपका इलाहाबाद किले में स्थापित है, अकबर ने स्थापित कराया था। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं रानी का अभिलेख। अब क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि रानी का अभिलेख किसे कहा जाता है? जो कौशाम्बी का अभिलेख है, कौशाम्बी के अभिलेख को दोस्तों हम लोग रानी का अभिलेख भी कहते हैं। ठीक है। बात करें कि सबसे लंबा अभिलेख कौन है, तो 7वां अभिलेख जो माना जाता है वो सबसे लंबा अभिलेख माना जाता है। सबसे छोटा अभिलेख किसे बोला जाता है? तो दोस्तों सबसे छोटा जो स्मॉलेस्ट है आपका रुम्मनदेई अभिलेख जो है, रुम्मनदेई इंस्क्रिप्शन जो है वो सबसे छोटा माना जाता है। इसी में हमको एक जानकारी मिलती है कि भू राजस्व की दर घटाकर 1/8 भाग कर दिया गया था। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि अशोक ने मौर्य काल में जो राजस्व दर थी 1 घटाकर किस कर दी थी, इसका वर्णन हमें कहाँ पर मिलता है? तो इसका वर्णन हमें अशोक के द्वारा निर्मित जो सबसे छोटा स्तंभ लेख है रुम्मनदेई, वहाँ से हमें इसकी जानकारी मिलती है। इसके बाद सोहगौरा का ताम्रपत्र अभिलेख। सोहगौरा का ताम्रपत्र अभिलेख, इसकी दोस्तों हमें सोहगौरा का जो ताम्रपत्र अभिलेख है उससे हमें अकाल और सूखे वर्णन की जानकारी मिलती है। ठीक है। तो सूखा और अकाल की जानकारी हमें मौर्य काल के समय किससे मिलती है? तो इसकी जानकारी हमें सोहगौरा के ताम्रपत्र अभिलेख से मिलती है। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों सार-ए-कुना अभिलेख। तो सार और ए-कुना अभिलेख ग्रीक एवं अरमाइक भाषा में प्राप्त हुआ है। तो कौन सा अभिलेख ग्रीक एवं अरमाइक भाषा में प्राप्त हुआ है? तो सार-ए-कुना अभिलेख ग्रीक और अरमाइक भाषा में प्राप्त हुआ है। इसके बाद बात करते हैं उपधा परीक्षण। तो बिफोर अपॉइंटिंग सीएम एंड पुरोहित, इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी मुख्यमंत्री का पद धारण करता था या कोई पुरोहित का पद धारण करता था या किसी को उस समय पुरोहित बनाया जाना होता था या कह सकते हो कि उस समय किसी को मुख्यमंत्री बनाया जाना होता था, तो क्या करते थे कि पहले उपधा परीक्षण करते थे। उसमें ये देखते थे कि कोई व्यक्ति वाकई में इस पद के योग्य है, मुख्यमंत्री बनने के योग्य है या नहीं। जैसा कि आप पॉलिटी में पढ़ते हो कि मुख्यमंत्री बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, क्या क्या एलिजिबिलिटीज़ होनी चाहिए चीफ मिनिस्टर बनने के लिए। वहाँ पे भी तो हम लोग पढ़ते हैं कि वह भारत का नागरिक हो, ठीक है, उसकी जो है 25 साल मिनिमम आयु हो
और दिवालिया या पागल ना हो, किसी लाभ के पद पर ना हो। तो उसी तरह से आप इसको रिलेट कर सकते हो कि जो उपधा परीक्षण था, उपधा परीक्षण में भी हमें इस चीज़ की जानकारी मिलती है कि हमें किसी व्यक्ति को अगर हमें कोई पद देना है, मुख्यमंत्री का पद देना है या पुरोहित बनाना है, तो उसके लिए हम क्या क्या परीक्षण कर सकते हैं, उसका मेंटल स्टेटस क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है और वो इस पद के लिए योग्य है या नहीं। तो इन सारी चीज़ों की जानकारी हमें उपधा परीक्षण में करनी होती थी, तभी हम किसी व्यक्ति को चीफ मिनिस्टर या प्रधानमंत्री उस समय बना सकते थे। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों सहायता हेतु मंत्रिपरिषद। हम लोग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। उस समय आप देखिए मौर्य काल में मंत्रिपरिषद में जो सदस्यों की संख्या होती थी 12 होती थी या 16 होती थी या 20 होती थी, इन तीनों में से कोई एक संख्या हुआ करती थी। मंत्रिपरिषद बोले तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। और आप ये चीज़ भी पढ़ते हो आर्टिकल 75 के अंतर्गत 74-75 में आपको इस चीज़ की जानकारी मिलती है कि प्रधानमंत्री के लिए एड एंड एडवाइस के लिए एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती है, ठीक है। और उसमें आज के समय में ये बोला जाता है कि टोटल जो लोकसभा सीटें होती हैं, नंबर ऑफ लोकसभा सीट्स वो 15% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उस चीज़ की जानकारी हमें आज की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से मिलती है, ठीक है। तो उस समय क्या था कि सहायता हेतु जो मंत्रिपरिषद होती थी उसमें सदस्यों की संख्या दोस्तों 12, 16 या 20 से अधिक नहीं होनी थी, ठीक है। शीर्षस्थ अधिकारी क्या होता था, जो सबसे हाईएस्ट पोस्ट पे जो अधिकारी रहता था उसको हम लोग महामात्र बोलते थे, और महामात्रों की संख्या जो है अधिकतम दोस्तों 18 हो सकती थी, ठीक है। इसके बाद कुछ अन्य पॉइंट में देख लेते हैं कि अशोक के समय प्रांतों की संख्या 5 थी, और ये मैंने पांचों प्रांत यहाँ पे हमने देख लिए कि उत्तरापर्थ, अवंती, कलिंग, उज्जैन और दक्षिणापर्थ और परासी, ठीक है। अब इसके बाद आप कुछ चीज़ों को देख लीजिए। जो अशोक के समय 5 प्रांत थे, उन प्रांतों को दूसरा एक अन्य नाम हुआ करता था जिसे हम लोग चक्र बोलते थे, ठीक है। प्रांतों के जो प्रशासक हुआ करते थे उनको कुमार या आर्यपुत्र या राष्ट्रिक बोला जाते थे। तो प्रांतों के जो प्रशासक होते थे, आप आज के समय में देखें तो आज के समय में क्या होता है, जैसे प्रधानमंत्री होता है और जो पूरा मान लीजिए भारत देश है, तो भारत देश के अलावा भारत देश में 28 राज्य भी हैं। तो 28 राज्यों में शासन करने के लिए क्या होता है, मुख्यमंत्री होता है। तो वैसे ही जो प्रांतों में प्रशासक हुआ करते थे, जो रूलर्स हुआ करते थे, उनको हम लोग कुमार बोलते थे या आर्यपुत्र बोलते थे या राष्ट्रिक बोलते थे। या आप ऐसे भी बोल सकते हो कि उत्तरापथ के राष्ट्रिक कौन है, तो इस तरह से भी आप रिलेट कर सकते हो। आर्यपुत्र, अवंती के आर्यपुत्र कौन है या अवंती के कुमार कौन है। तो ये एक तरह से क्या कह सकते हो कि उस प्रांत का जो शीर्षस्थ अधिकारी होता था उन्हें हम प्रांतों के प्रशासक के नाम से जानते थे, या उन्हें कुमार या आर्यपुत्र या राष्ट्रिक के नाम से जानते थे। अब इसके बाद दोस्तों कुछ मेन पॉइंट देख लेते हैं कि मौर्य काल में जो विभाग होते थे उनमें किन किन की नियुक्ति की जाती थी और उनमें नियुक्ति में उनको बोला क्या जाता था। जैसे मंत्री जो होता था उसको दोस्तों प्रधानमंत्री कहा जाता था। पुरोहित जो है धर्म एवं दान विभाग का प्रधान होता था। तो पुरोहित क्या होता था, जैसा आज भी समझते हैं आप, ठीक। जैसे मैंने आपको पढ़ाया था वैदिक काल में, एक चीज़ मैंने पढ़ाई थी कि जो शिक्षा देता था, शिक्षा देने का कार्य करता था, उन्हें क्या कहा जाता था, उन्हें उपाध्याय कहा जाता था। आप पुरानी भी चीज़ों को एक साथ दिमाग में रखेंगे तभी आपका काम चल पाएगा। पुरोहित जो है धर्म एवं दान विभाग का प्रधान हुआ करता था। सेनापति दोस्तों नाम से ही क्लियर है कि वो मिलिट्री डिपार्टमेंट का हेड होता था, ठीक है। युवराज जो है दोस्तों राजपुत्र हुआ करता था। द्वारिक क्या था, द्वारी जो है राजकीय द्वार रक्षक हुआ करते थे। राजकीय द्वार रक्षक द्वारिक, थोड़ा सा नाम मिल रहा है तो आप इसको याद कर लेंगे, थोड़ा सा आसानी से याद हो जाएगा। नेक्स्ट है अंतर्वैदिक। अंतर्वैदिक जो है दोस्तों अंतःपुर का अध्यक्ष होता था। तो अंतर्वैदिक क्या होता था, अंतःपुर का अध्यक्ष होता था, ठीक है। अंतःपुर आप समझ रहे हैं ना, अंतःपुर किसको बोलते थे, जहाँ पे कई सारी रानियाँ रहती थी राजाओं की, तो वहाँ पे या राजा जहाँ पर विश्राम करते थे उसे दोस्तों अंतःपुर बोला जाता था। समाहर्ता क्या था, समाहर्ता दोस्तों आय का संग्रहण करता है
यानी एक तरह से आप कह सकते हो कि आज के समय में जो इनकम टैक्स वाला काम देखते हैं उस समय उनको समाहर्ता बोला जाता था। ठीक है, आय का जो लेखा जोखा रखता था उसे समाहर्ता कहा जाता था। सन्निधाता कौन था दोस्तों? तो सन्निधाता कौन था? सन्निधाता कोषाध्यक्ष हुआ करते थे। ठीक है, इसके बाद दोस्तों देखते हैं प्रशासता किसे कहा जाता था? तो प्रशासता दोस्तों कारागार का अध्यक्ष होता था। कारागार के अध्यक्ष को क्या बोलते थे? प्रशासता कहा जाता था। प्रदेष्टि किसे कहते थे? प्रदेष्टि दोस्तों कमिश्नर को कहा जाता था। प्रदेष्टि जो है कमिश्नर को कहा जाता था। पौर जो है आपका ये नगर कोतवाल को पौर कहा जाता था। ठीक, इसके बाद व्यवहारिक, व्यवहारिक जो है प्रमुख न्यायाधीश। आज के समय में व्यवहारिक शब्द आप सुनते हो, उस समय व्यवहारिक को जो है प्रमुख न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस के नाम से जानते थे। ठीक, नायक किसे कहते हैं? तो नगर रक्षा का अध्यक्ष होता था। ठीक है, नगर रक्षा का अध्यक्ष होता था। नेक्स्ट है कर्मांतिक। कर्मांतिक दोस्तों उद्योगों कारखानों का अध्यक्ष होता था। तो कर्मांतिक कौन था? तो उद्योगों और कारखानों का अध्यक्ष जो होता था। मंत्रिपरिषद किसे कहते थे? मंत्रिपरिषद में अध्यक्ष होता था। दंडपाल जो है, अब इसको आपको दंडपाल देख के लग रहा होगा कि कोई दंड देने वाला अधिकारी होगा, लेकिन वास्तव में ये ऐसा नहीं है। दंडपाल जो है सेना का सामान एकत्र करने वाला होता था। तो आप इसको थोड़ा सा इम्पोर्टेंट याद रखिएगा कि दंडपाल का मतलब ये नहीं है कि वो दंड देगा किसी को, वो सेना का सामान एक जगह से दूसरी जगह इकट्ठा करेगा। दुर्गपाल क्या था? तो दुर्गपाल दोस्तों दुर्ग रक्षक होते थे। दुर्ग बोले तो एक तरह से किला या फोर्ट। ठीक है, उसकी जो रक्षा करता था उसको हम लोग दुर्गपाल कहते थे। अंतःपाल किसे कहते थे? तो सीमावर्ती दुर्गों का जो रक्षक होता था उसे हम लोग अंतःपाल कहते हैं। तो इस वीडियो में हम लोगों ने सारी चीज़ें देख ली लगभग। इसके बाद एक वीडियो मैं और बनाऊंगा जो मौर्य एम्पायर का पार्ट 4 होगा, और पार्ट 4 में मैं लगभग आपका मौर्यकाल ख़त्म कर दूंगा। तो इसमें जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं आप इनको ध्यान दीजिएगा। जैसे प्रांत जो थे, तो अशोक के समय जो प्रांत थे उनकी राजधानियाँ क्या थीं? कलिंग की राजधानी जैसे तोसली थी। ठीक है, और इसके बाद इधर साइड हमने लिखा उत्तरापथ की तक्षशिला थी, और कलिंग की तोसली हो गई, दक्षिणापथ की स्वर्णगिरी, पूर्वी प्रांत की आपकी पाटलिपुत्री हो गई, अवंती की आपकी उज्जैनी हो गई। तो ये चीज़ें आप याद रखिएगा। और साथ में जो मैंने ये चीज़ें बताए आपको, ये का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें डायरेक्ट पूछ लेता है कि दुर्गपाल कौन था? तो दुर्ग रक्षक जो होता था उसको दुर्गपाल कहा जाता था। और इस तरह के जो शब्द मैंने बताए, ये शब्दकोश बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप इनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। और सबसे बड़ा अभिलेख मैंने बताया कि इसे 7वां अभिलेख सबसे बड़ा है। सबसे छोटा कौन सा है? तो रुम्बनदेही वाला अभिलेख जो है सबसे छोटा है। इसमें भू राजस्व को घटाकर 1/8 कर दिया गया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रहेंगे। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा कि इलाहाबाद किले में जो इनका पहला स्तंभ लेख था, प्रयाग स्तंभ लेख था, उसको इलाहाबाद के स्तंभ में किसने स्थापित कराया था? तो वो दोस्तों अकबर ने स्थापित किया था। दूसरा दिल्ली टोपरा, दिल्ली मेरठ, तो दिल्ली टोपरा वाला फिरोज शाह तुगलक जो है टोपरा से दिल्ली लाया था। और दिल्ली मेरठ वाला तो मेरठ से दिल्ली लाया था फिरोज शाह तुगलक ही। कौन कौन से चंपारण में है ये याद रखिएगा। जैसे लौरिया है चंपारण में आपका हो गया, लौरिया हो गया, लौरिया नंदनगढ़ और लौरिया अरेराज जो हो गया। इसके बाद रामपुरवा अभिलेख, ये दोस्तों तीनों कहाँ पे हैं? तो ये आपके बिहार में है। 2 आपको बता दिया मैंने, दिल्ली टोपरा, दिल्ली मेरठ आपके कहाँ पे हो गई थी? दोनों दिल्ली में हो गए। प्रयाग स्तंभ लेख पहले कौशाम्बी था, तो फिर कौशाम्बी से अकबर ले जाता है कहाँ पे? इलाहाबाद ले जाता है। तो एक इलाहाबाद में हो गया, 2 दिल्ली में हो गए, 3 आपके चंपारण बिहार में हो गए। ठीक, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट रहेंगे। और ये वाला क्वेश्चन, ये पॉइंट काफ़ी पूछा जाता है कि 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले जो है अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सफलता पाई थी। ठीक है, तो इस वीडियो में तो दोस्तों इतना ही, और अगला पार्ट इसका मैं जल्दी अपलोड कर दूंगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। अगर आपने चैनल ना सब्सक्राइब किया हो, सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहे। थैंक यू।